हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा मौलिक अधिकार। सभी को पता है कि मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए या नॉर्मल से पूछा जाए, बट पूछा जरूर जाता है। और हाल में भी यूपीपी की वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, 26,000 प्लस वैकेंसी है लगभग। ठीक है, तो जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक है, वो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब लोग जुड़ के ठीक है और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। तो समय ना ख़राब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा मौलिक अधिकार से पूछा जाता है कि सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, वो किस देश से लिया गया है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से सॉरी गाइज, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा मौलिक अधिकार से बनता है कि जो संविधान के भाग 3 में, ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में हैं। तो जब भाग की बात करेगा तो आपको ये ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो वो भाग 3 में है। बाई चांस अगर आर्टिकल पूछ लेता है, ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद से हैं, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 9 ये सब नागरिकता से रिलेटेड है। ठीक है, नागरिकता पर एक हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली छूट गया, हमको नागरिकता पर ही बनाना था, बट मौलिक अधिकार दिमाग में चल रहा था तो मैंने उसी पे बना दिया। और इसमें से अभी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं। ठीक है, नागरिकता का वीडियो हम इससे पहले प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अच्छी ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार हैं वो सबसे पहले अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, या अमेरिका के संविधान से लिए गए या अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सब लोग ध्यान से देखिए। नंबर 1 तो ये पूछा जाता है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो संविधान का भाग 3 है, संविधान का भाग 3 है। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए थोड़ा सा, जो संविधान का भाग 3 है, ठीक है, इसको भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं हम अगले भी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को, मूल कर्तव्य को, ठीक है, प्रस्तावना को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो जो मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहते हैं, हम मौलिक अधिकारों को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, जो ये मौलिक अधिकार होते हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। ठीक है, वाद योग्य होते हैं, मतलब इनको हम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ठीक, इसीलिए इनको हम वाद योग्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मौलिक अधिकार से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया भी गया है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति, ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 226, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अगर किसी का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में अपील दर्ज कर सकता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, ये अनुच्छेद 226 में दिया गया है, और ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ये चीज़ पूछता है पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या या सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, अनुच्छेद 32 में बताया गया है।
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, अच्छे से समझ के चलिए। ठीक है, और इसकी हम टेक्स्ट सीरीज भी करवा देंगे, अभी थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करा दें। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़िए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए। देखते हैं हम, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूल संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो नॉर्मली सी जो मूल संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो कुल 7 थी। अब आगे क्या बोलता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये 44वां संविधान संशोधन था कब हुआ था, ये 1978 में हुआ था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 31 और 19 का में था। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा इसको हम हटा देते हैं, सबसे पहले अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, और इसको हटाने के बाद अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। ठीक है, और इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया और इसको एक कानूनी मान्यता दी गई। ठीक है, मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। अब यहाँ से देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तब संपत्ति का अधिकार जो था, ठीक, उसको हटा के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक, और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ठीक है, और जोड़ने के बाद इसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता मिली। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कुछ नोट में इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ नोट में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। 1931 में जब कराची का अधिवेशन हुआ, ठीक है, कराची का अधिवेशन कब हुआ था, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि कराची का जो अधिवेशन है वो कब हुआ। तो कराची का जो अधिवेशन है वो 1931 में हुआ। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे, जो कराची का अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब यहाँ से इसी लाइन से देख लीजिए ध्यान से, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कि कराची जो अधिवेशन है वो कब हुआ, 1931 में हुआ। और कराची अधिवेशन के वो जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। कहने का मतलब है कि जब जो ये मूल अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनकी मांग कब की गई, तो इनकी मांग की गई 1931 में कराची के अधिवेशन में। ठीक है, और उस समय जो अध्यक्ष थे कराची के अधिवेशन में उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहने का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो कराची अधिवेशन था ये 1931 में हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ से भी एक बार हम और हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, जो मूल अधिकारों का प्रारूप है, मूल अधिकारों का प्रारूप है, इसको किसने बनाया था, तो मूल अधिकारों का प्रारूप है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। ठीक है, और इसकी घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग किसने की, तो एक कराची अधिवेशन में 1931 में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ये। जहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये ज़्यादा टफ पूछा जाता है कि जो मूल अधिकारों का प्रारूप है वो किसने बनाया, तो मूल अधिकारों का जो प्रारूप है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक, और इसकी मांग कब की गई थी, देखिए मैं एक क्वेश्चन को 5 बार समझा रहा हूँ जिसे भेजे में आप लोगों के घुस जाए। ठीक है, अब इसकी मांग कब की गई थी, तो एक कराची के अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, मतलब कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें मूल अधिकारों की मांग की थी। लेकिन उस जो कराची अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और इसका जो प्रारूप था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ देखा। तो समता या समानता का जो अधिकार है, समता या समानता का अधिकार है, ये किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। समता या समानता का अधिकार जो है वो 14 से लेकर 18 तक है। अब देखिए एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि समानता का अधिकार, ठीक है, या पूछ सकता है समता का अधिकार। ठीक है,
अब अगर समता का अधिकार पूछता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमने तो समानता का पढ़ा था। अगर समानता को वो पढ़ता है, ठीक है, अगर तो समता का पूछ लेगा तभी कंफ्यूज हो जाएगा। तो समता और समानता ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये जो समता या समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में है, अनुच्छेद में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल जो ये हमारा 19 है, आर्टिकल 19 है, इससे लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 19 से, ठीक है। इन 6 क्वेश्चनों के बारे में हम जस्ट अभी आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप इसको भले एक बार भूल जाइए, लेकिन जो ये आर्टिकल 19 के पार्ट हैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इससे पहले जो यूपीपी की वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसमें इसी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला जो है मौलिक अधिकार वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। ये भी पूछता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका विवरण जो है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या बढ़ते हैं अगले मौलिक अधिकार की तरफ। अगला हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक है। 25 से लेके 28 तक क्या है, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है। तो ये किस आर्टिकल में है, ये अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक है। अब इससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन बनते हैं कि संस्कृत और शिक्षा के संबंधित अधिकार में क्या क्या चीज़ का है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताएंगे। ये जो अभी प्रेजेंट टाइम ये सीरीज़ है ये वनडे लेवल के बच्चों के लिए है, ठीक। इसी वजह से मैं बार बार यूपीपी, यूपीएसआई और रेलवे इन सब चीज़ों का जिक्र करता हूँ, ठीक। ये बच्चों के आईएएस पीसीएस के लिए ये सीरीज़ नहीं है अभी, हालाँकि वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, वो भी पढ़ सकते हैं, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 32 में है, ठीक है। यहाँ से मौलिक अधिकार हमारे ख़त्म, मतलब 12 से लेके 32 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ से देखना ध्यान से। अब जो हमारा है समता या समानता का अधिकार, अभी मैंने ऊपर पढ़ा था जस्ट, समता या समानता का अधिकार, ठीक। अब इसमें कितने अनुच्छेद हैं, क्या क्या पूछा जाता है वो चीज़ समझिए, ठीक है। देखिए जो समता का या समानता का अधिकार में है क्या क्या आता है, तो उसमें अनुच्छेद 14 आता है। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं विधि के समक्ष समानता, ठीक है, समता या समानता, ठीक है गाइस। चलिए अगला जो हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बोलता है कि धर्म, जात, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध। आप किसी के साथ धर्म और जाति, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगेगा, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये इसका विरोध करता है, ठीक है। ऐसा किस में बताया गया है, तो आर्टिकल 15 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 16 में देखते हैं। अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस समय जो एग्ज़ाम पूछा चल रहा है उसमें ये चीज़ नहीं लिख के देगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं होता है, ठीक। उसमें डायरेक्ट दे देगा कि जो अवसर की समता है, अवसर की समता किस अनुच्छेद में है, ठीक है। डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो अवसर की समता है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 17, ठीक है। अब अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है, ठीक, अस्पृश्यता का अंत है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, ठीक है। अब इसके बारे में जस्ट हम नीचे पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों में, ठीक है, ये फाइनली प्रदान कराता है। चलिए नोट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। भारत सरकार द्वारा, यहाँ से देखिएगा ये नोट है कि जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण हुआ और पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र जो होता है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे महावीर चक्र, वीर चक्र पुरस्कार जो हैं ये अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बनी कि अगर कोई पूछा है जाता है कि अगर वीर चक्र जो दिया जाता है या महावीर चक्र जो दिया जाता है या जो पद्म विभूषण दिया जाता है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है,
ठीक है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है तो जितने भी पुरस्कार मिलते हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं क्या है उसमें। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 19। ठीक है, अब आ गए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। ठीक है, क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछेगा कि जो मूल संविधान था हमारा उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था। तो जो हमारा मूल संविधान है उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु संशोधन के करके ठीक है प्रेजेंट टाइम में 6 है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, और एक चीज़ है, जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या मैं आप डायरेक्टली बोल देता हूँ कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये 6 जो स्वतंत्रता है इनको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, उनकी भी तैयारी हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, मेहनत से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में है। ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है किन किन आर्टिकलों में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद के 19A में, ठीक है, अनुच्छेद 19A में जो है वो हमारा बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना, जितने ये 19 के हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब अनुच्छेद 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बोलने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद दे देगा अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19C, अनुच्छेद 19D। ठीक है, इतना अगर पेपर डीप में बनाएगा तो यही ऑप्शन देगा। ठीक है, तो जो बोलने की स्वतंत्रता है सबसे पहले तो हमारा अनुच्छेद 19 के A में है। ठीक है, देखते हैं 19B में। अनुच्छेद 19B में क्या है कि शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से तुमको थोड़ा ऐसे तैयार कराएंगे। देखो सबसे पहले क्या है बोलना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ है क्या है बोलना। ठीक है, फिर शांत तरीके से, ठीक है, बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक, सबसे पहले बोलना, बोलने की आज़ादी मिले। ठीक है, फिर सभा करने की आज़ादी मिले। ठीक है, अगला जो हमारा अनुच्छेद 19C है उसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जब हम सभा बना लेंगे, ठीक है, बोलना सीख जाएंगे और जब हमारा सभा बन जाएगा, ठीक है, तो हम सभा से धीरे धीरे हम एक संघ का निर्माण करेंगे। ऐसे याद करना, बोलने की स्वतंत्रता जब मिलती है, ठीक है, तो हम बिना शांतिपूर्ण, ठीक है, बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता हम ले सकते हैं। ठीक है, और अगला अनुच्छेद 19C जो है उसमें हमारी संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 19D में क्या है। 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। यहाँ से ऐसे तैयार करना कि जो अनुच्छेद D है जब हमारी सभा बन जाएगी, ठीक है, जब हमारी सभा बन जाएगी उसमें से 500 लोग हैं, बाई चांस मैं मानता हूँ उसमें 500 लोग हैं। ठीक है, हम तो किसी भी अपने देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के किसी भी देश में आवागमन की स्वतंत्रता है। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, देश के किसी भी क्षेत्र में हम आवागमन की स्वतंत्रता है। ठीक है, हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 19E में क्या है। ठीक है, जब हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं तो अनुच्छेद 19E हमारा ये अथॉरिटी देता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, जब हम किसी भी देश क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं तो हमारा जो अनुच्छेद 19E है ये किसी भी क्षेत्र में रुकने और निवास करने की भी स्वतंत्रता देता है। अगला और आखिरी है हमारा, ठीक है, अनुच्छेद 19G है कि जब भाई अब हम किसी भी क्षेत्र में निवास कर लिए, माना हम किसी भी क्षेत्र में निवास कर लिए, ठीक, अब वहाँ निवास करने के बाद हमको व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता कौन देता है, तो वो अनुच्छेद 19G देता है। ठीक, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार करना। ठीक है, चलिए नोट आ गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रेस की जो स्वतंत्रता का वर्णन है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में है, तो 19A में ही है। ठीक है, 19A में है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन या बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो वो अनुच्छेद 19A में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन है कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं, एक अपवाद है
अपवाद नहीं है, सॉरी गाइस। ठीक है, अनुच्छेद 21 के काम में क्या है? अनुच्छेद 21 के काम में क्या है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को, ठीक है, को किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, ठीक है, बट उसकी जो एज है वो 6 से 14 वर्ष की होनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को, ठीक है, राज्य क्या करता है? निःशुल्क, एक मिनट सॉरी गाइस, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपका परिवार या आपका जो फैमिली है सिस्टम है वो आपको इस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट, राज्य सरकार का जो ये आदेश है या जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 में देखते हैं। हमारा अनुच्छेद 22 में है कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, ये अनुच्छेद 22 में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर, पूछ लेगा कि मानव के दुर्व्यवहार, ठीक है, मानव के दुर्व्यवहार की व्याख्या या मानव के दुर्व्यवहार का जो विवरण है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? मानव के दुर्व्यवहार का जो विवरण है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 23 में है। या दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो बलात्श्रम का प्रतिषेध है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो बलात्श्रम का जो प्रतिषेध है, ठीक है, ये जो इसका विवरण है जो ये भी अनुच्छेद 23 में है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए? 2 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 24 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 जो कहता है हमारा, ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक है, इसमें बताया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक, चलिए अगला जो हमारा, एक मिनट, चलिए अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो धार्मिक तथा स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद जाते हैं। तो अनुच्छेद 25 धार्मिक, अब इसके अंदर देखिए, अब ये चीज़ ध्यान रखना, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, तो इसमें जो स्वतंत्रता से रिलेटेड ही बताएगा कि तुम्हारे धर्म की स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या कहता है? अंतःकरण और धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आपका अगर मन है, ठीक है, तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसमें आप श्रद्धा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस किसके बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में। चलिए अनुच्छेद 26 देखते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, अगर आप हिंदू हैं, ठीक है, तो हिंदू क्या है? एक धर्म है, तो उस अपने धर्म से रिलेटेड, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट कानून को नज़र में रखते हुए। ठीक है, आप कुछ ऐसा आप नहीं कर सकते जो कानून या संविधान के खिलाफ हो। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 26 हमारा कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, आप अपने धार्मिक से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम है धर्म से रिलेटेड, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सिचुएशन है अगर कुछ ऐसी कि कुछ आप कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। एग्जांपल तौर पे जैसे बहुत से अभी जो नवरात्रि होती है ना, उसमें बच्चे जागरण करवाते हैं। ठीक है, जागरण करवाते हैं, इसकी हमको स्वतंत्रता कौन देता है? अनुच्छेद 26 देता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद ये है कि अगर संघ में या राज्य में कुछ ऐसी सिचुएशन घटित है कि अगर इस जागरण से या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इस जागरण से शांति भंग हो सकती है या किसी तरीके से किसी को या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भारत सरकार जो परमिशन देगा उसके आदेश को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। चलिए अनुच्छेद 27 में देखते हैं। राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना। ठीक है, राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। अनुच्छेद 27 का कहने का मतलब है
कि मैं इतना समझा रहा हूँ एग्जाम्पल लेके कि मंदिर और मस्जिद को लेकर हम समझा रहे हैं, ठीक है। बुरा मत मानना भाई, जो हिंदू लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, मैं समझाने का काम है, आप लोग अच्छे से समझ जाइए बस, ठीक है। मैं मानता हूँ, ठीक है, एक मिनट, मस्जिद गलत लिख गया मैं, मस्जिद, हाँ, जैसे मंदिर और मस्जिद है। अब यहाँ ये है कि जैसे ये मंदिर है, ठीक है, जो हिंदू भाई लोग हैं वो मंदिर जाते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो मस्जिद जाते हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति मुस्लिम है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उस मुस्लिम बंदे को, ठीक है, ये कर देने के लिए या पैसा देने के लिए बिल्कुल प्रेशर नहीं दे सकता। या इस मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो मुस्लिम भाई से ये नहीं कह सकता कि आप इसमें चंदा दो या आप इसमें 10 रुपये दो, ठीक है। वो किसी भी व्यक्ति से नहीं कह सकता, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या ना हो, ठीक है। और यहाँ पे देखना, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा सांप्रदायिक संप्रदाय या उन्नति पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो, ठीक है। कहने का इनका यही मतलब है कि धार्मिक सिस्टम से रिलेटेड अनुच्छेद 27 में कहता है, ठीक है, कि आप किसी बंदे से प्रेशर दे के आप पैसा नहीं ले सकते हो, ठीक है, ये कर नहीं ले सकते हो। कर का मतलब सीधी सी बात पैसा ही है, ठीक है। तो ये बात समझना। चलिए, ठीक, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि यहाँ पे मस्जिद का निर्माण हो रहा है, मस्जिद का निर्माण हो रहा है, इसमें 500 रुपये आपको दो, ठीक है, वरना आपको इस धर्म से अलग कर दिया जाएगा, आपको मुस्लिम धर्म से आपको हटा दिया जाएगा, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना करने के लिए हमारा आर्टिकल जो 27 है वो परमिशन देता है। हमारा मन है, ठीक है, तो हम आपको 2 रुपये देंगे, आप उससे मंदिर बनाइए या मस्जिद बनाइए या कुछ भी करिए। अगर हमारा मन नहीं तो हमारा आर्टिकल 27 कहता है, ठीक है, कि कोई भी आप पर प्रेशर नहीं दे सकता। चलिए, अनुच्छेद 28 में देखते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कोई भी शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कोई भी, ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कहते हैं मदरसा, ठीक है, अब मैं मदरसा को ले लेता हूँ, ठीक है, मदरसा। अब मदरसा में क्या होता है, ठीक है, मदरसा का जो सिस्टम है वो अलग होता है, ठीक है, मदरसा का सिस्टम अलग होता है। हालांकि भारत सरकार इस पर भी बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली है, ठीक है। मैं अपनी उसमें बात करता हूँ कि कोई स्कूल है, ठीक है, कोई स्कूल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज है या कोई स्कूल है तो उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मुस्लिम को नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। शिक्षा को लेके, ठीक है, कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, आर्टिकल 28 हमारा ये आदेश देता है, ठीक है, कि उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या कहता है? अब इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अब यहाँ से देखना ध्यान से, ठीक है, मैं बताऊँ, थोड़ा सा पॉइंट बड़ा है, समझने का है कि जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी, बीएसपी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, ठीक है, तो यूपीपी में जब वैकेंसी आई थी तो उसमें ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं किसी पार्टी को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें से एक सेकेंड थोड़ा, ठीक है, उसमें से ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता था, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 29 में है। कहने का मतलब था, या फिर इस पार्टी का ये उद्देश्य था कि जो हमारे भाई हैं, ठीक है, वो इन अल्पसंख्यक वाले, ठीक है, वो समझे कि हमारे बारे में हमारा जो सिस्टम है, हमारा पूरा जो नियम है वो किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 29 में है, ठीक है। मोटा मोटा वैसे समझिए, ज़्यादा डीप में जाना सही भी नहीं है। चलिए, अनुच्छेद 30 देखते हैं। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं उनको शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, वो कॉलेज, ठीक है, विश्वविद्यालय भी खोल सकते हैं और मतलब सरकार के साथ कंधा मिला के सरकार के कामों में मदद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद मौलिक अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है, ध्यान रखना, अब इसमें संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा का जो संविधान की आत्मा है, इसे किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। या ऐसे पूछा जाएगा, किस अनुच्छेद को
किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है, ये बात ध्यान रखना। और किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों को कहा है संविधान की आत्मा। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। ठीक है, अगर अब आप ना समझ पाओ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना, हम इससे भी बेहतर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को हम एसपी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है जो 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, 5 तरीके के, कौन कौन से हैं? ठीक है गाइज, इसके बारे में मैंने नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता। इसके बारे में हम जस्ट इस वीडियो के बाद बताएंगे, सॉरी इस वीडियो के बाद नहीं, इस वीडियो के बाद नागरिकता के बारे में आएगा। ठीक है, नागरिकता के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नागरिकता के बाद जस्ट हम इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, इनको प्रत्येक को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे रिलेटेड डिफिनेशन दे देगा। ठीक है, उसमें बता देगा किस में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा है परमादेश है, नंबर 3 है प्रतिषेध लेख है, नंबर 4 है उत्प्रेषण है, नंबर 5 जो है वो अधिकार परीक्षा लेख है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो गाइज लगभग इतना था हमारा मौलिक अधिकार से रिलेटेड। ये हमारा पार्ट 1 है मौलिक अधिकार का। पार्ट 2 में मौलिक अधिकार से अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके जुड़ के और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है गाइज, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।